Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. Okay, now listen everybody, starting the class for today. So we have here this chapter, The Miracle of Radio. So just 10 minutes I will take for the complete explanation. The Miracle of Radio, miracle means होता है करामत या करिश्मा या मोजज़ा, रेडियो का मोजज़ा. सो ये दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर जिसकी समरी मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट इंग्लिश के अंदर. रेडियो तो आप सबने देखा होगा, दैट इज़ रेडियो मीन्स FM and AM. ठीक है, तो जो रेडियो आप सुनते हैं, रेडियो चैनल्स डिफरेंट तरह के होते हैं. हाउ दिस रेडियो वॉज इन्वेंटेड. और रेडियो से मुराद सिर्फ यही नहीं है कि भाई जो रेडियो एक ज़माने में सुना जाता था, अब जाहिर सी बात है रेडियो कोई नहीं सुनता, बट इसी रेडियो की वजह से जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन मुमकिन हो सकी कि बिना वायर के हमने कम्युनिकेट करना शुरू किया. और यही एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन मोबाइल फ़ोन्स, सेलुलर फ़ोन्स, इंटरनेट, इन सब चीज़ों की वजह बनी. अगर रेडियो ही स्टार्ट नहीं होता तो जाहिर सी बात है वायरलेस कम्युनिकेशन हम नहीं कर सकते थे. तो वायरलेस कम्युनिकेशन से पहले वायर्ड कम्युनिकेशन हुआ करती थी. टेलीफोन एक ज़माना पहले से ईजाद था कि तार के थ्रू हम कम्युनिकेट करते थे, लोगों से कॉल्स पे बात करते थे. बट जो वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन है, वायरलेस के थ्रू किस तरह से हमने अपने पैगामात को दूसरों तक पहुंचाना शुरू किया, ये कहानी है रेडियो की. ठीक है, कौन से साइंटिस्ट है जिसकी वजह से आज जो मोबाइल फ़ोन अपने घर पर आप इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने उसको स्टार्ट किया था, ये इतना अजीम कारनामा सर अंजाम दिया था जिसके बिना आज हमारी ज़िंदगी अधूरी महसूस होती है. अगर हमारे हाथ से वो चीज़ें चली जाएँ तो यकीनन हर बच्चे का एक शौक़ होता है, पता होना चाहिए कि ये कैसे हुआ. तो ये असल में 3 साइंटिस्ट जो है वो उसके बारे में कह रहा हूँ कि जिसमें मैं इनकी स्टोरी समझनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो थे इनका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल. जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जिनको हम सिर्फ मैक्सवेल भी कहते हैं, ही वॉज अ ग्रेट ब्रिटिश या इंग्लिश साइंटिस्ट. इंग्लैंड के रहने वाले एक साइंसदान थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जिन्होंने क्या किया था, ही प्रोफेसाइज्ड अबाउट वायरलेस थ्योरी. इन्होंने एक प्रोफेसी दी थी. प्रोफेसी समझा तो एक पेशन गोई कि इन्होंने जो है वो प्रोफेसाइज किया था, उन्होंने जो है वो पेशन गोई की थी वायरलेस थ्योरी की, कि हम वायर के अलावा भी, वायर के बिना भी हम अपने जो है वो सिग्नल्स को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. तार के बिना भी ये काम हो सकता है. अच्छा, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं किया था, जस्ट इन्होंने एक थ्योरी बयान की थी, वायरलेस थ्योरी इन्होंने दी थी. ठीक है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1831 में ये पैदा हुए थे, काफ़ी पुरानी बात है. एंड ही कंक्लूडेड दैट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर सेम. और यही वो शख्स है जिन्होंने बताया था कि बिजली और रोशनी एक ही चीज़ है. क्योंकि रोशनी के बारे में कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में पढ़ते हैं कि पहले किसी ज़माने में पार्टिकल का कॉन्सेप्ट लाइट का था, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में जो हम पढ़ते हैं. उसके बाद जो है वो क्रिश्चियन हाइजीन एक साइंटिस्ट आए थे. क्रिश्चियन हाइजीन ने वेव फ्रंट थ्योरी पेश की थी कि लाइट जो है वो एक्चुअली वेव्स हैं. फिर लोगों ने सवाल किया कि वेव्स को ट्रैवल करने के लिए तो किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, इट रिक्वायर्स अ मीडियम. तो आखिरकार कौन सा ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से जो है वो लाइट ट्रैवल करती हैं. तो लोगों ने, फिर साइंटिस्ट ने उस वक्त जवाब दिया था क्रिश्चियन हाइजीन ने कि पूरे जो वैक्यूम है, पूरा खला है, वो पूरे किससे, एक हाइपोथेटिकल ईथर से, ईथर नाम के कंपाउंड से पूरी खला भरी हुई है. और वह ईथर एक मीडियम की तरह एक्ट करती है कि जिससे रोशनी जो है वो सूरज से ज़मीन तक आती है, लाइट ट्रैवल करती है इस तरह से. लेकिन जब पहली बार यूरी गैगरिन या और लोग जो वैक्यूम पर गए, तो वैक्यूम पर जाकर देखा तो वैक्यूम तो बिल्कुल खाली है, उसमें तो ईथर जैसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको वो हाइपोथेटिकल ईथर का नाम दे रहे हैं. तो फिर उसके बाद उनको फिर जो है वो क्या हुआ कि अब फिर मामला ख़राब हो गया कि अब क्या चीज़ है. तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने पहली बार बताया था कि लाइट जो है वो असल में एक वेव है, लेकिन लाइट एक तरह से मैकेनिकल वेव नहीं है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़े, बल्कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें 2 तरह की फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, और वो अपना रास्ता खुद बनाती हैं, अपने मीडियम खुद ट्रैवल करती हैं, बनाकर चलती हैं आगे. तो उन्होंने तो लाइट के बारे में तो बताया था कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट के साथ उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी से जो वेव्स निकल रही हैं वही वेव्स लाइट से भी निकलती हैं. लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. और आपको पता है किसी तार से अगर आप करंट पास करते हैं तो उस तार के अराउंड भी एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं फिजिक्स के अंदर. ठीक है, तो ये सबसे पहले मैक्सवेल ने इसके बारे में बताया था कि जिस तरह से हम तार से अगर हम करंट पास करें, तार से हमको इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो बिना तार के भी भेजा सकता है. अगर तार से निकलने वाली वेव्स सारी वही हैं जो वेव्स लाइट की वेव्स हैं, तो जिस तरह से लाइट बिना तार के ट्रैवल करती है, हम तक आती है, तो हम इस तरह से आगे वायर के बिना भी हम जो है वो डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी तार की मदद के. तो ये पहली बार ऐसी प्रोफेसर दुनिया में हुई, किसी ने एक दावा किया कि ऐसा किया जा सकता है. वो मैक्सवेल नाम था उस साइंटिस्ट का, एक बड़े साइंटिस्ट थे, ये नाम सुना होगा.
मैक्सवेल के बाद फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हेनरिच हर्ट्ज। हेनरिच हर्ट्ज जो थे वो जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मनी में रहने वाले थे, बहुत मशहूर शख्स हैं हेनरिच हर्ट्ज। इन्हीं के नाम पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है हर्ट्ज, एग्जैक्ट लिखते हैं ना कि 20 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, तो एग्जैक्ट लिखते हैं। इट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन आवर फिजिक्स, तो फिजिक्स के अंदर तो इनके नाम पर है। इनका क्या कारनामा था, इन्होंने रेडियो के थ्योरी में क्या काम किया, ही डिस्कवर्ड हर्ट्जियन वेव्स। उन्होंने पहली बार वेव्स के थ्रू जो है वो डेटा ट्रांसफ़र किया बिना किसी वायर के, और उन वेव्स को उसने नाम दिया हर्ट्जियन वेव्स का, अपने नाम पर इनका नाम आया हर्ट्जियन वेव्स। लेकिन उन्होंने कुछ मीटर तक बस डेटा ट्रांसफ़र किया। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर मैंने जो है वो ट्रांसमिट किया सिग्नल को, और क्लास के एंड में कोई शख्स बैठा है, उस तक डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, कुछ मीटर्स, फ्यू मीटर्स तक, ठीक है। और ये काम उन्होंने कब किया, मैक्सवेल के ये बात बताने के 23 साल के बाद। मैक्सवेल ने जब प्रोफेसी कर दी, एक उन्होंने एक पेशन गोई कर दी, तो उसके 23 साल के बाद आफ्टर 23 ईयर्स हर्ट्ज जो थे, उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने जो है वो पहली बार वेव्स को ट्रांसफ़र करके दिखाया, ठीक है, कुछ मीटर्स तक, कि भाई हम इस तरह से वेव्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट, अच्छा लेकिन कुछ मीटर तक तो नहीं, हमें तो पूरी दुनिया में ट्रांसफ़र करना था वेव्स को, कि हम यहाँ से कॉल मिले और अमेरिका में बैठे हुए शख्स के पास घंटी बज जाए और वो कॉल सुने हमारी, ये करना मकसद था दुनिया में। तो उसके बाद आखिरी साइंटिस्ट है दैट इज़ गुग्लियल्मो मार्कोनी, जिनको हम सिर्फ मार्कोनी कहते हैं। बचपन से आप याद सुनते हुए आए कि मार्कोनी वॉज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो। तो गुग्लियल्मो मार्कोनी वॉज एन इटालियन इन्वेंटर, ठीक है। तो मार्कोनी जो थे वो इटालियन थे, इटली में पैदा हुए थे। ये तीनों अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री के इटालियन इन्वेंटर थे, मुज्जिद थे, इजाद करने वाले थे, इन्वेंशन करने वाले थे। इन्होंने ही रेडियो ईजाद किया था, रेडियो की ईजाद इनकी ईजाद थी। और इन्होंने 1.5 किलोमीटर तक मोर्स कोड को सेंड किया था बिना किसी वायर के। अब मोर्स कोड क्या होते हैं, मोर्स कोड याद रखो बच्चे, मोर्स कोड जो है वो पुराने ज़मानों में आर्मी वगैरह और इस तरह से मिलिट्री इस्तेमाल किया करते थे, वायर के थ्रू किया करते थे। बहुत पुराने ज़माने से मोर्स कोड चला आ रहा है। मोर्स कोड में क्या होता है कि एक तरह से आज भी जो है वो इंटेलिजेंस टीम्स वगैरह उसको इस्तेमाल करती हैं। उसमें क्या होता है, ठक ठक की आवाज़ होती है, मोर्स कोड में ठक ठक की आवाज़ के साथ डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। एक पता नहीं, एक मैं मूवी देख रहा था बॉलीवुड की, राजी के नाम से, ठीक है, राजी थी, उसमें कोई इंडियन एजेंट थी, कोई हीरोइन वो आई थी, वो पाकिस्तान एजेंसी के लिए काम करते हुए, वो पूरा डेटा ट्रांसफ़र करती थी इंडिया में किसी को वहाँ पर। तो किसी ने सुना है इस मूवी का नाम कभी भी, किसी ने भी सुना है? नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। उसके अंदर मोर्स कोड का पूरा हीरोइन ने इस्तेमाल करना पूरा दिखाया था, कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ, देखने की ज़रूरत नहीं है, तो बस मैं बता रहा हूँ कि एक मूवी में ऐसा था, ठीक है, मैंने जो देखा। तो मोर्स कोड क्या चीज़ है, चलो मैं समझा देता हूँ कि क्या चीज़ होती है। असल में ये हमारे पास जो है वो एक तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ठीक है, और कोई शख्स जो है वो बहुत दूर कहीं मौजूद है, लेट से लाहौर में मौजूद है, तो वायर के थ्रू मैं उससे कनेक्टेड हूँ। और मैं क्या करता हूँ उसको, अब पुराने ज़माने में जब टेलीफोन ईजाद हुआ था तो टेलीफोन के सिग्नल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं थे कि हम पूरी आवाज़ भेज सकते हैं। जैसे मैं अभी बात करूँ, हेलो हाउ आर यू, क्या हाल है, इस तरह से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था सिग्नल्स को, ठीक है। तो मोर्स कोड तो ठक ठक की आवाज़ और खटपट की आवाज़ सिर्फ आती थी, बट ठक और मतलब ठक ठक की आवाज़ ये सब आ सकती थी। तो क्या करते थे कि मतलब यहाँ पर सेंटर लगा हुआ है ना, तो उस तरह से जो ठक ठक की आवाज़ करके जो है ना वो सेंड करते थे। अब किस तरह से ठक किया, एक बार किया, दो बार किया, कितना डिस्टेंस है, कितना गैप आया, उस तरह से आवाज़ से करके क्या होता, वहाँ पर जो रिसीवर होता था वहाँ पर ठक ठक की आवाज़ आती थी। उस आवाज़ को सुनकर क्या करते थे, एक शीट होती थी कि भाई इस तरह से 3 बार ठक की आवाज़ है तो ए है, 2 बार आवाज़ है तो बी है, 1 बार आवाज़ है तो ऐसे ऐसे करके पूरा डिकोड करके वो समझते थे कि क्या सिग्नल भेजा गया है। ये मैं आपको 300 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि इस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होता था। तो उस दौर में ये वाली सिचुएशन नहीं थी कि आप डायरेक्ट हेलो हाउ आर यू बोल सको। आज भी मोर्स कोड सेंड किया जाता है, हर वो शख्स जो मिलिट्री में होता है उसको मोर्स कोड पढ़ना आता है। क्योंकि मिलिट्री वाले जब भी कोई चीज़ सेंड करते हैं ना, तो कोई हसास इन्फॉर्मेशन, तो वो कभी बोल कर नहीं करते हैं कि भाई ये जो है वो फला तैयारा गुजर रहा है इस इलाके से, वो इस तरह ठक ठक की आवाज़ सेंड करते हैं। तो उस ठक ठक खटखट की आवाज़ से क्या होता है, समझ में आ जाता है कि भाई क्या सिग्नल सेंड किया गया है। तो वो मिलिट्री लोग आज भी सीखते हैं उसको, और मिलिट्री वाले इसी में बात करते हैं, मोर्स कोड में बात करते हैं। तो मार्कोनी ने मोर्स कोड सेंड किया था बिना किसी वायर के 1.5 किलोमीटर तक। मतलब यहाँ से समझ जाओ कि निशान हैदर तक का काफ़ी लंबा एरिया है, ठीक है, वहाँ तक के एरिया में उसने क्या किया था कि बिना किसी वायर के मोर्स कोड को ट्रांसफ़र किया था। तो हर्ट्ज ने तो सिर्फ कुछ मीटर तक किया था, उसने 1.5 किलोमीटर तक किया, तो एक अचीवमेंट थी। उसके बाद इसने और भी ज़्यादा इतने बड़े सिग्नल्स भेजे, आगे डिस्कस करके पूरी दुनिया में एक किनारे से दूसरे किनारे तक इसने सिग्नल भेजा मोर्स कोड का, कि एक 7 समंदर पार भी इसके सिग्नल गए, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आया सिग्नल का। तो ये आखिरकार ये इंग्लैंड चले गए, और इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने जो है वो अपनी इन्वेंशन 1896 में रजिस्टर करवा ली।
पेटेंट करवा लिया, मतलब रजिस्टर करवा लिया इंग्लैंड जाकर के मैंने ये चीज़ ईजाद की 1896 में इस तरह से समझो रेडियो को जो है वो ईजाद एज ए रजिस्टर्ड हुई। और मार्कोनी ने फिर एक स्टार्ट किया कंपनी, मार्कोनी वायरलेस टेलीग्राफ कंपनी। मार्कोनी वायरलेस टेलीग्राफ कंपनी में टेलीग्राफ किसको कहते थे, तार जिसको कहते हैं ना, वो पहले वायर के थ्रू कम्युनिकेशन होती थी। अब बिना तार के टेलीग्राफ बनना शुरू हुआ तो वायरलेस टेलीग्राफ कंपनी ये सबसे पहले जो है वो मार्कोनी ने स्टार्ट की। अब इस तरह से फिर रेडियो का दौर आया, फिर रेडियो लोगों ने घर पे रखना शुरू किया, FM AM ये सब चुताना शुरू हो गए। फिर इस तरह से जो है वो बेयर्ड नाम के एक साइंटिस्ट था, जॉन लुई बेयर्ड, नाम सुना होगा उसका। जॉन लुई बेयर्ड वाज द इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन। उसने टीवी ईजाद किया था, पिक्चर ट्यूब वाली टीवी, और 1930s में टीवी ईजाद हुई थी। ठीक है, आज से तकरीबन 90 साल पहले टीवी की ईजाद हुई। और टीवी में पहली बार क्या किया कि साउंड के सिग्नल्स के साथ साथ पिक्चर के सिग्नल्स भी भेजे गए, कि लोग पहले आवाज़ तो पहले भी सुनते थे। 1896 के बाद से लेकर 30 साल तक तो लोग समझ जाओ कि सिर्फ आवाज़ ही सुनते रहे, लेकिन 30 साल के बाद आखिरकार 1930s में क्या हुआ कि बेयर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने वायरलेस के थ्रू साउंड के साथ साथ पिक्चर के सिग्नल भेजने में शुरू किए हैं, और आखिरकार टीवी का ईजाद हुआ और लोगों ने टीवी घर पे देखना शुरू किया। पहले टीवी कलर टीवी, मतलब ब्लैक एंड वाइट टीवी आया करते हैं, तो उसके बाद कलर टीवी का दौर स्टार्ट हुआ। देन 1930s में एक और कारनामा सर अंजाम हुआ, इसी रेडियो की वजह से रेडार बना। रेडार के बारे में आप जानते हैं ना, रेडार एक तरह का ज़मीन पे लगा होता है, सैटेलाइट टाइप का बड़ा सा, उसमें जो डिश लगा होता है वो घूमता रहता है। अगर ऊपर जहाज़ के ऊपर कोई भी जहाज़ अगर दूर से सरहदों में दाखिल हो रहा है पाकिस्तान की, तो रेडार बता देता है कि कोई जहाज़ दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स वाले इस्तेमाल करते हैं ना इसको, और डिफरेंट। तो रेडार भी तो रेडियो टेक्नोलॉजी पर बेस करता है, वेव्स के थ्रू वो कैच कर रहा होता है कि कौन सा जहाज़ कहाँ पर उड़ रहा है। इससे क्या होता है, अगर इंडियन फोर्सेज या कोई भी अगर हमला करना चाहे अगर हवा के थ्रू पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को पहले से पता लग जाएगा कि भाई ये जो है जहाज़ पाकिस्तान में एंटर हो गया। रेडार का ईजाद हुआ, और आज इसी रेडियो टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन सब जो है जेबों में मौजूद होता है, मोबाइल फ़ोन हमारे घरे में मौजूद होता है, और हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, वीडियोस ट्रांसफ़र करते हैं, पिक्चर्स ट्रांसफ़र करते हैं, साउंड क्लिप्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन हम घर बैठे देख सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से जोड़ सकते हैं। तो ये इन साइंटिस्ट लोगों का करिश्मा था, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करके आखिरकार उन्होंने जो है वो इतने बड़े जो है वो इन्वेंशन की जो है वो बुनियाद डाली, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स और इन सब की। अब जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी ईजाद इसमें जो चल रही है आज के दौर में, दैट इज़ रेडियो टेलीस्कोप्स। रेडियो टेलीस्कोप किसे कहते हैं कि एक तो टेलीस्कोप आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो आप फर्स्ट टाइम में पढ़ेंगे भी फिजिक्स के अंदर चैप्टर 10 के अंदर। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वो तो ज़मीन के अंदर रखने वाला होता है, जिससे हम जिस तरह से देखते हैं आसमान पे कोई प्लैनेट्स वगैरह को। लेकिन आपको पता है कुछ टेलीस्कोप्स ऐसे भी होते हैं जो कि सैटेलाइट, मतलब ज़मीन से बाहर हैं, आउट ऑफ द अर्थ है। वैक्यूम में भी कुछ टेलीस्कोप लगे हुए हैं, नासा ने लगाया है, अमेरिकन एजेंसी स्पेस एजेंसी नासा, उसने लगाया है। रेडियो टेलीस्कोप कहलाते हैं, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप एक है, हबल स्पेस टेलीस्कोप का जेम्स वेब है, अलग बड़े बड़े मतलब वो टेलीस्कोप लगे हुए हैं, वो रेडियो टेलीस्कोप कहलाते हैं। उसमें लेंसेज नहीं लगे हुए होते हैं, वो रेडियो सिग्नल्स के थ्रू क्या करते हैं, इमेज की फॉर्मेशन करते हैं, और बहुत दूर दूर हमसे करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर दूर मौजूद कहकशां जो हैं, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स, उनकी तस्वीरें वगैरह लेकर हमें भेज रहे होते हैं उस रेडियो टेलीस्कोप से। तो ये सब का सब एक छोटी सी इन्वेंशन से, कि जब कुछ मतलब कि जब पहली बार सोचा था इस शख्स ने कि भाई मैक्सवेल ने कि हम वायर के थ्रू क्यों, हम बिना वायर के भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आखिरकार दुनिया जो है 2020 में हम इतने ज़्यादा दूर तक पहुंच चुके हैं। तो दिस इज़ हाउ कि ये पूरी इन्वेंशन रेडियो की आई। बस समझ में आ गया सबको।